अपनी तिजोरी तो यहां हर कोई भरता है, कोई ऐसा नेता चुनो जो देश के लिए कुछ करता है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जगप्रकाश न्यूज के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी पारा अब गर्म होने लगा है। ऐसी परिस्थिति में जगप्रकाश न्यूज द्वारा मिर्जापुर जनपद के दिग्गज नेताओं का विचार हम जनता के समक्ष लाने की भरपूर प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी जी के यहां हम लोग मौजूद हैं और आज इनसे हम लोग तीखे सवाल करेंगे और उम्मीद करते हैं कि उसका बड़े ही बेबाकी से और साफगोई से ये हमें जवाब भी देंगे। तो सबसे पहले भगवती जी आपको सादर आभार है कि आपने अपने अमूल्य समय में से जगप्रकाश न्यूज को अपना समय दिया है। सबसे पहला सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा लोकसभा चुनाव 2024 में कितना असरकारी साबित होते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, माननीय राहुल गांधी जी का ये यात्रा का संबंध चुनाव से नहीं है। वोट मांगने के लिए वो नहीं घूम रहे। अभी इसके पहले उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की थी और उस यात्रा के दौरान उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोलने की बात की। देश में चारों तरफ जो नफरत का वातावरण था उससे उन्होंने बहुत अध्ययन किया। जिन लोगों ने उनकी यात्रा में शामिल होकर के अपनी कठिनाइयों को बताया, जिनके साथ अन्याय हो रहा था, उन लोगों ने अपनी बातें रखी। राहुल गांधी जी ने भौतिक रूप से क्षेत्र का परीक्षण किया, निरीक्षण किया, एक भौगोलिक स्थिति की जानकारी हुई। धरातल पर उतर करके बहुत कम नेता होते हैं जो हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट में, कागज पे, मातहत से जानबूझ करके तो बहुत से लोग पता लगाते हैं। अधिकारी वही सफल होता है जो मौके का मुआयना करके फैसला करता है। तो माननीय राहुल गांधी जी ने ये चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए नहीं किया। दूसरी यात्रा उनको इसलिए करनी पड़ी कि जब उन्होंने देखा पहली यात्रा में इतने लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो इस यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने न्याय शब्द जोड़ दिया कि भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा। अब न्याय किसकी न्याय, किसके लिए न्याय? महिलाओं के लिए न्याय, उनके साथ अन्याय हो रहा है। किसानों के साथ न्याय होना चाहिए, उनके साथ अन्याय हो रहा है। बेरोजगारों को न्याय मिलना चाहिए, उनके साथ अन्याय हो रहा है। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, उनको न्याय मिलना चाहिए। जो हमारे दलित हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको न्याय मिलना चाहिए। संवैधानिक अन्याय हो रहा है, लोकतांत्रिक अन्याय हो रहा है, सामाजिक अन्याय हो रहा है, आर्थिक अन्याय हो रहा है। इसलिए न्याय दिलाने के लिए वो यात्रा कर रहे हैं और लोगों का हुजूम उनके इस जज्बा और जुनून को सलाम करते हुए उनके इस यात्रा में शामिल होकर के उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। एक अच्छा संदेश जा रहा है, सकारात्मक संदेश जा रहा है और लोगों को इससे शिक्षा मिलनी चाहिए कि दुनिया में शायद कोई ऐसा नेता हो जो इस तरीके का कदम उठाया हो। कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी जी बीते कुछ वर्षों से देश के सबसे बड़े उद्योगपति का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश करते दिखाई पड़ रहे हैं। क्या कारपोरेट घराने से सत्ता का संबंध नया है या कांग्रेस पर सत्तारूढ़ दल द्वारा लगाए गए कई घोटाले के आरोप का बदला ले रहे हैं कांग्रेस प्रमुख? देखिए, कांग्रेस का सिद्धांत रहा है आवाम के लिए, आवाम पहले है, बाकी लोग बाद में। जब इंदिरा गांधी ने जमींदारी प्रथा को खत्म किया था, तब भी बड़े बड़े जो कांग्रेस के समर्थक थे वो भी जमींदार थे, उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन उस कदम से आवाम को फायदा हुआ। जिसके पास जमीन नहीं थी उनको जमीन मिला, जमीन के मालिक मिले, उनको इंतखाब मिला, खसरा खतौनी मिला, मालिक हुए। अब राहुल गांधी जी ने ये बात जो कही है बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि अब मैं वित्तीय जमींदारी को खत्म करूंगा। अगर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 140 करोड़ के लोग हैं और वो विश्व गुरु बनने का जो झूठा प्रचार करते हैं, जिस देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त के अनाज से पेट भर रहा हो, मतलब उनकी क्षमता नहीं है कि वो अपने से अनाज खरीद सके, सरकार को 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है, उस देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को अंदाजा
दुनिया के लोग लगा सकते हैं जो अर्थशास्त्री होंगे, व्यर्थशास्त्री नहीं लगा सकते ये अंदाजा जी। तो इसलिए उन्होंने, अगर जो आज देखा उन्होंने कि देश के 1 से 20, 1 से 25 लोग ही दुनिया में आर्थिक खजाने के मालिक होते चले जा रहे हैं, बाकी लोगों का गिलास घटता जा रहा है, बाकी लोगों का गिलास का पानी भरता चला जा रहा है। कोरोना काल बीता, हम लोगों ने देखा है गरीबों का, मध्यम वर्ग के लोगों का जो आय का स्रोत था, जो उनका टर्नओवर था, वो निरंतर गिरता गया है। वो उनका ये भी गिरा, वित्तीय व्यवस्था गिरी और मर भी गए। और बड़े बड़े पूंजीपतियों का टर्नओवर बढ़ता गया। ये दूरी कैसे खत्म होगा? तो ये कहना कि किसी के खिलाफ है, व्यवस्था के खिलाफ है। कहते हैं कि दिल्ली की गद्दी पर पहुंचने का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। उसी यूपी में कांग्रेस पार्टी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में सत्तारूढ़ दल को तीसरी बार जीतने से कांग्रेस पार्टी कैसे रोक पाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी को केवल सत्ता से मोहब्बत होता, कांग्रेस पार्टी को केवल प्रधानमंत्री पद चाहिए था, तो सोनिया गांधी जीता जागता उदाहरण है कि सत्ता को त्याग किया था। चाहती तो वो प्रधानमंत्री बनती, 6 महीने बाद अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाती, 6 महीने बाद अपने बेटी को प्रधानमंत्री बनाती, और कोई दुनिया ताकत नहीं था जो रोक सकता है। लेकिन सत्ता का मुंह नहीं है। कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में हुई थी तो मात्र 72 लोगों ने ये निर्णय लेने का जज्बा जुनून दिखाया था कि हम अंग्रेजों से मुकाबला करें। अब आप कल्पना करिए कि 72 लोग अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुए। कांग्रेस की स्थापना हुई सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं, गुलामी की दास्ता को दूर करने के लिए, गुलामी की जंजीरों से भारत माता को मुक्त कराने के लिए। लक्ष्य, विषय महत्वपूर्ण होता है, संख्या महत्वपूर्ण नहीं होता। कांग्रेस सत्ता की लोलुप नहीं है। गांधी परिवार को देश के कई लोग आज भी बलिदानों के लिए याद करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस कहां चूक गई कि उसे अब तथाकथित कई घोटाले के आरोप से जूझना पड़ रहा है? एक भी घोटाला आज तक कहीं सिद्ध नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो इतने बड़े बड़े नेताओं को जब इन्होंने जेल भेजा तो हमारे नेता को न छोड़ते, चाहे सोनिया हो, चाहे राहुल हो, चाहे प्रियंका हो। ये लोग डर के अलानिया करते कि मुझे कोई डर नहीं है। उस परिवार पर आरोप लगाते हैं जिस परिवार ने एकता और अखंडता के लिए कुर्बानी दी हो, जिस परिवार के पास जो संपत्ति थी देश के लिए दिया हो, जो परिवार शुरू से गरीब नहीं था, राजघराने का परिवार था, संपन्न परिवार था। लेकिन आज राहुल गांधी जब कहते हैं तो आंख से आंसू आ जाता है कि मेरा कोई अपना घर नहीं है, जो भी घर था चला गया। उस स्थिति में ये बात कह रहे हैं कि उनके नाना भी प्रधानमंत्री थे, उनकी दादी भी प्रधानमंत्री थी, उनके बाप भी प्रधानमंत्री थे, उनके पिताश्री प्रधानमंत्री थे, उनकी मां कई बार से सांसद है, वो भी सांसद है। एक तो उनका अपना घर नहीं है। और यहाँ विपक्षी लोग जो उस आज सत्ता में आ गए हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय देख लीजिए। कांग्रेस 70 साल से रही, मिर्जापुर में कार्यालय नहीं हो सका। देश में कार्यालय पहले हमारा प्रदेश का कार्यालय देखिए, दिल्ली में नहीं था। और ये लोगों का कब 7 साल में 9 साल में ये हाल है। तो कांग्रेस का तुलना ये लोग नहीं कर सकते। ये नेहरू की बात करते हैं। किसी शायर ने लिखा था, अगर आप अनुमति दो मैं चैलेंज पढ़ दूं। उसने लिखा था कि नेहरू की जान कहां से लाओगे, गांधी का अरमान कहां से लाओगे, और सब कुछ जल जाएगा जब नफरत की आग में, तो ऐसा हिंदुस्तान कहां से लाओगे। तो कांग्रेस को हिंदुस्तान से मोहब्बत है। राहुल गांधी की योग्यता को लेकर सत्ता पक्ष बार बार सवाल उठाता रहा है। आपको नहीं लगता कि एक कुशल राजनीतिज्ञ की भाषा और उसकी भाव भंगिमा जो होनी चाहिए वह राहुल गांधी में अभाव दिखता है? राहुल गांधी ऐसा व्यक्ति कोई दूसरा नहीं होता कि इतने आलोचना को जो झेल लेते, इतना विद्वान आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, सत्ता से परिपूर्ण होने वाला आदमी भी आज बर्दाश्त करता है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब भी कोई बात उठाते हैं तो नेहरू से शुरू करते हैं, अपनी 10 साल की 9 साल की उपलब्धियों से नहीं बात करते। अभी हमने पिछले दिन लिखा, आपने लिखा कि 39 बार में बनारस में आ गया। तो बनारस के आप सांसद हैं, लेकिन देश के आप प्रधानमंत्री भी है। अब देश के प्रधानमंत्री तो आपको मणिपुर जाने में शर्म क्यों लगती है? वो देश का हिस्सा नहीं, लेकिन शर्म इसलिए लगती है कि मणिपुर में लोकसभा की केवल 2 सीट है जी। और आप बंगाल में जाते हो, वहां 42 सीट है जी। इसलिए आपको एक घटना होगी बंगाल में तो आपका गवर्नर हो, आपके अधिकारी हो, आपका ईडी हो, आपका सीबीआई हो, सब वहां पहुंच जाता है। मणिपुर में क्यों शर्म लगता है आपको जाने में? वो देश का हिस्सा नहीं है। वहां महिलाओं के साथ इस तरीके से अपराध हुआ, न्याय हुआ, कोई बोलने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने मणिपुर से यात्रा शुरू की थी जी।
प्रियंका गांधी में लोग इंदिरा गांधी की परछाई देखते हैं, पर राजनीतिक दुनिया में प्रियंका गांधी खुलकर चुनावी कैंपेन में हिस्सा लेते कभी दिखी नहीं। ऐसा क्यों? आप प्रियंका गांधी के राजनीतिक जीवन का मूल्यांकन किस तरह से करते हैं? देखिए, ये उसी परिवार के सदस्य हैं जिस परिवार ने कुर्बानी की। इनके खून में वही खून है जो खून से इस मुल्क को सींचा गया है जी। तो उस परिवार को मैं किसी दूसरे दृष्टि से नहीं देख सकता। वो परिवार देश के लिए है, देश के आवाम के लिए है। सत्ता मिले न मिले, जीते न जीते, हारे, उनके साथ अत्याचार करिए, आप उनका आलोचना करिए, उनके साथ ईडी लगा दीजिए, उनके साथ अधिकारियों चाहे सीबीआई लगा दीजिए, पुलिस लगा दीजिए, उसकी कोई चिंता। हाथरस में घटना हुआ तो दोनों भाई बहन वहां पहुंचे, कोई नहीं पहुंच सका। आप उनको धक्का देकर के गिरा देते, लेकिन महिलाओं के अत्याचार को नहीं सहन कर सकते। तो उस परिवार के जितना अभिनंदन किया जाए, जितना बंधन किया जाए, कम है। किसान आंदोलन और ईवीएम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, और साथ ही साथ इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश आया, फैसला आया, इसको लेकर आपका क्या विचार है? आपने 3 बिंदु कहा, किसान को कहा जी, इलेक्टोरल बॉन्ड को कहा और ईवीएम को कहा जी। तो देखिए, पहले किसान की बात करा देंगे जी। आप जनता के सामने जनता को गुमराह करते हैं। किसानों के हित में हमने कानून बनाया है। जब किसान नहीं मान रहा है तो उस कानून को कैसे आप कहोगे कि किसान के हित में है? हमारे हित में कानून बना है, हमें को अच्छा नहीं लग रहा है कि आपको नहीं समझ रहा है? किससे पूछ के आप कानून बनाते हो? जब किसानों के हित के लिए बनाए हो तो किसान क्यों नहीं पसंद कर रहा है? अगर किसान के हित में होता तो किसान पसंद करता, दूसरे विरोध करते तो बात जायज जी। आज किसान विरोध कर रहा है, आप किसान की बात करते हो, किसान को आप आतंकवादी कहते हो, किसान को खालिस्तानी कहते रहे, आप किसान को आप आंदोलन जीवी कहते रहे, किसान के साथ अत्याचार करते रहे, और जब चरण सिंह को आपको भारत रत्न देना पड़ा तो सोचे किसान खुश हो जाएगा। अरे एक व्यक्ति के साथ अगर मैं बाहर अपने घर के बाहर एक पेड़ लगा दूं तो वो वन महोत्सव नहीं कहा जाता जी। आप एक तरफ किसानों को कुचल रहे हो, एक तरफ किसानों के लिए कील गाड़ रहे हो। भगवान राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, अन्नदाता आएगा तो कील करोगे। ये तो किसानों का हम तो किसानों के एहसानमंद हैं कि आज किसान सड़क पे आंदोलन कर रहा है। अगर किसान जिस दिन खेत में आंदोलन कर देगा उस दिन जो आप 5 किलो गल्ला दे रहे हो कहां से लाओगे? ये अडानी की फैक्ट्री से नहीं आएगा। तो ये किसानों का सौभाग्य है कि देश के आवाम के हित में वो केवल सड़क पे आंदोलन कर रहा है। खेत में जिस दिन आंदोलन कर लेगा उसके पास साल 2 साल का खाने का गल्ला रहता है जी जी। तो वो देश के साथ एहसान कर रहा है, देश को उसका एहसान मानना चाहिए, सरकारें माने चाहे ना माने। ईवीएम के लिए ये देश लोकतांत्रिक देश है, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल जी। हम कहते हैं ना, ये भारतीय संविधान लोग हमारे लिए है, हमारे द्वारा है जी, हमारे लिए जी, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल। तो जो जनता कहेगी उसको आपको मानना पड़ेगा जी। आप उसके खिलाफ क्यों जा रहे हैं? जनता का यहाँ तो लोकतंत्र में कहते हैं ना कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना नहीं करते, बंदों को तौला नहीं करते, गिना करते जी। अगर जनसंख्या, भारी जनसंख्या में लोग और आवाम के लोग मांग करें तो उस मांग को मानना चाहिए। जब नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब आपकी नीयत खराब है। दूसरी बात, आप जब खुद पढ़ते होंगे, अभी उनका रिकॉर्ड तो नहीं है पढ़ाई लिखाई का, माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं खुद कर रहा हूँ, तब कभी नहीं बताए होंगे कि हाँ 400 में 200 नंबर मिलेगा हमें, बीए में इतने नंबर मिलेगा रिकॉर्ड के साथ। और आज आप किस आधार पर करते हो? इसका मतलब यह कि आप एकदम साफ कह रहे हो कि ईवीएम में भ्रष्टाचार है, वोट जनता देगी और गिनती आप कर ले रहे हो पहले से। ये क्या है? प्रोटेक्शन है, ये तो आप गुमराह कर रहे हो ना। हाँ, उनके द्वारा जो दावा किया जा रहा है गलत दावा ना जी। वोट हम देंगे, वोट आप देंगे, वोट ये देंगे, अब गिनती आप कर ली है जी। हमारे मन को कैसे भाप लिया आपने, कैसे संख्या तय कर लिया? यही सिद्ध करता है इस बात को कि आप उसी के घमंड पर बोले हो, यही गारंटी की बात करते हो। और इलेक्टोरल बॉन्ड से तो आपने देख लिया कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में फैसला किया उसी दिन कांग्रेस के खाते को बंद कर दिया, इसलिए कि वो सोचे कि हम तो बर्बाद हो गए, ये चुनाव न लड़ सके, ये खर्चा न कर सके, हमारा सब नंबर 1 रुपया है, कांग्रेस का, यूथ कांग्रेस का, एनएसयूआई का है, सारा चीज है। और आप ये सब जानते, उसका जवाब नहीं दे पाए, इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरी सूची नहीं दे पाए, पैसा किससे लिए हो, और आप वो हमें जनता को नहीं बताओगे
सूचना के कानून को खत्म कर दोगे और जिससे लिए हो उसको लाभ पहुंचा दिया और उसके बदले में हम इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए, यही तो कहा गया लोगों ने, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने सुना। तो आप तो एकदम एक्सपोज हो गए हो, उसको दबाने के लिए डाइवर्जन कर रहे हो, कांग्रेस का खाता बंद कर दे रहे हो कि जनता के सामने दूसरी दिशा में ले जाए। आज एक गवर्नर था, जब गवर्नर था सतपाल मलिक, तब बीइंग गवर्नर रहते वो कहता था कि जम्मू कश्मीर में हमें इतने का ऑफर मिलता है, यहाँ इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, और वो खुल्लम खुल्ला वो हम उनके हिम्मत को, उनके जज्बा जुनून को सलाम करते हैं। उस आदमी ने गवर्नर रहते हुए बात किया, वो गुलामी की जंजीर में नहीं बना था और आज उसके घर पे छापा मारे। जब वो कहता था आपको नहीं समझ में आया? जी, मिर्जापुर जिले में कांग्रेस पार्टी का मूल्यांकन आप किस तरह से करते हैं, क्योंकि किसी जमाने में इसी पार्टी से आपने जीत हासिल करके जनपद में कांग्रेस पार्टी का परचम बुलंद किया था, तो ऐसी कौन सी स्थिति आई कि मिर्जापुर जिले में कांग्रेस पार्टी आज हाशिए पर चली? देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म, मजहब, जात पात की पार्टी नहीं थी। अगर ये होती तो यहाँ विल्सन साहब यहाँ से लोकसभा सदस्य ना होते, अगर ये होती तो यहाँ पे अजीज इमाम साहब एमपी ना होते, अगर ये होती तो उनकी बेगम यहाँ के एमएलए ना होती। हमारे पिताजी 74 में विधायक हुए, जिस क्षेत्र से विधायक हुए उस समय हमारी बिरादरी के मात्र 1000-2000 लोग थे। 77 में जब बड़े बड़े नेता हार गए तब भी हमारे पिताजी जीते, 80 में हमारे पिता जीते, 85 में मैं जीता। अगर जाति आज हम लोग जो परास्त हो रहे हैं जाति बिरादरी के नाम पे, हम जाति का काम तो करते नहीं, जातियों के आधार पर हमने टिकट लिया नहीं, जाति के आधार पर चुनाव लड़ नहीं। आज आपने इस देश को गुमराहियत का शिकार बना दिया। धर्म, मजहब, जात पात के अलावा आपका विकास की कोई बात नहीं है, उपलब्धि की कोई बात नहीं है, हकीकत से दूर दूर तक उसका संबंध नहीं है। तो अगर धर्म पर चुनाव लड़ेंगे तो आप वहां भी आप गुमराह कर रहे हो। जो भीड़ मंदिर मस्जिद में दिखती है, मंदिर में दिखती है, तो आप ये मत सोचिए कि मोदी भक्त है, राम भक्त है। हम भी राम भक्त हैं लेकिन मोदी भक्त नहीं है। लेकिन ये मत गुमराह कि मैं भी मोदी भक्त हूं। तो राम भक्त, मोदी भक्त, रामचंद्र जी का, भगवान राम जी का 3 रूप था, इंसान भी थे, भगवान भी थे, राजा भी थे। और अगर उनको सत्ता का लालच होता है तो अपने पिता को मार करके वो यही रहते, न जाते जी वनवास न जाते, सत्ता पे रहते। अगर सत्ता का लालच होता तो सोने की लंका जीतने के बाद विभीषण को न देते जी। अगर सत्ता का लालच होता तो सुग्रीव को सत्ता न देते जी। तो आप अगर आप राम की बात करते तो कुछ उससे प्रेरणा लीजिए, अगर उनके मर्यादा की बात करते तो कुछ मर्यादा सीखिए उनसे। तो ये लोग तो केवल सरकारी, हम कहते हैं आप करिए ये सब चीज, सरकारी खर्चों पर क्यों कर रहे हैं? पैसा हमारा है जीएसटी का, हम सड़क के किनारे जाते हैं, ढाबा पर खाना खाते हैं, 18% तो जीएसटी लिया जाता है। और हीरे पे कई परसेंट है? 1% है। कौन खरीदता है हीरा और कौन खाता है पराठा? दोनों में आप तुलना चलिए। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि मैं वित्तीय जमींदारी को खत्म करूंगा। तो कहने हमारे पैसे से आप घाटों पर दिया जलवाओगे? अरे आस्थावान करते क्या 14 से पहले हमारे मोहल्ले में रामलीला था, सबरी मोहल्ला है जी जी, यहाँ पे हमारे पूर्वजों के, हमारे परिवार के पूर्वज वहां पर रामलीला कराते रहे, आज भी चलता है जी। तो ये हमारी आस्था, ये श्रद्धा है कि 14 से शुरू हो गया ये। तो क्यों आप गुमराह कर रहे हो? अब फिर आप कहते हो मंदिर बना दिया, बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, आप लेते हो, बनाया दूसरे जगह में, कहते हो जो जहां टाट पे थे वही किया है। क्यों ये सब गुमराह कर रहे हो? आप विकास की बात करो ना, आप मंदिर की क्यों बात करते हो? ये आपके सरकार का, हमने जो वोट दिया, आपने वोट दिया, जिसने भी वोट दिया, तो मंदिर मस्जिद के लिए वोट नहीं दिया, दिया जलवाने के लिए नहीं दिया, ताली बजवाने के लिए नहीं दिया, थाली बजवाने के लिए नहीं, अस्पताल खोलने के लिए दिया, पावर हाउस स्थापित करने के लिए दिया, यूनिवर्सिटी खोलने के लिए दिया। आज बड़े बड़े संतों को देखिए, भाषण तो करेंगे कि अगर हमारा आस्था रहिए, आश्रम में आइए तो डॉक्टर के जाने जरूरत नहीं, और जब वही बीमार होते हैं तो अस्पताल में जाते हैं। कौन बनवाया था अस्पताल? नाम नहीं लूंगा मैं, आप खुद समझ रहे हैं। जी जी जी, मैं समझ रहा हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद आपको नहीं लगता कि जनपद स्तर पर भी नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत थी, जो हुआ नहीं, हम इससे सहमत नहीं है। मैंने आपसे कहा कि पहले आप ही ने कह दिया ईवीएम का मामला, दूसरी बात मैंने कहा कि धर्म और जाति मजहब की बात आ गई। ये लोकतांत्रिक देश है,
चुनाव लड़ने का खाली मतलब नहीं होता कि चुनाव जीत के, चुनाव तो लड़ना पड़ता है। वही जनता है। 77 में इंदिरा गांधी सड़क पे थी, 80 में वही इंदिरा गांधी बड़े बम्पर मेजॉरिटी से आई। वही नदी नाला, वही बोट, वही पहाड़, वही रास्ता, वही सड़क, वही बिजली, वही पानी। तो ये समय का तकाजा है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जनपद स्तर पर जनता के बीच कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों पर सत्तारूढ़ दल को घेरेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी कोई एक क्षेत्र के लिए नहीं काम करती, एक जिले के लिए बात नहीं करती। वो देश के पूरे आवाम के लिए, चाहे वो कोई प्रदेश हो, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जो हमारे मुद्दे हैं। हम क्षेत्रीय दल नहीं है कि केवल एक क्षेत्र की बात करेंगे या हमारा मैनिफेस्टो केवल एक क्षेत्र को प्रभावित करेगा। हम जो बात मिर्जापुर में करेंगे, मणिपुर में भी वही बात लागू होगा। जो हम जम्मू में, कश्मीर में कहेंगे, वही कन्याकुमारी में होगा। तो कांग्रेस का अपना सिद्धांत है, कांग्रेस का अपना उसूल है, कांग्रेस का अपना मैनिफेस्टो है। हम उसी से लड़ते हो, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे देवरिया हो। चाचा जी, मैं चाहूंगा कि आप एक अपना संक्षिप्त परिचय भी अपने राजनीतिक जीवन। मेरा नाम भगवती प्रसाद चौधरी है। मैं पूर्व विधायक हूँ, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर रहा। पीसीएफ जैसी बड़ी संस्था जो उत्तर प्रदेश की है, 15 जिले से जीत के जाते, 14 साल में वहां डायरेक्टर रहा। पार्टी का मैं प्रारंभिक सदस्य शुरू से, जब मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था। प्रदेश युवक कांग्रेस का मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा। कांग्रेस का मैं जोनल अध्यक्ष रहा। कांग्रेस का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा। एससी डिपार्टमेंट का मैं चेयरमैन रहा। राजीव गांधी पंचायत राज संगठन का उत्तर प्रदेश का मैं चेयरमैन रहा। आज मैं 2 बार लोकसभा चुनाव रावणगंज से लड़ चुका हूँ। तो ये हमारा छोटा सा परिचय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भगवती जी कि आपने अपना अनमोल समय हम लोगों को आज दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके विचार जो हैं, कांग्रेस पार्टी के जो विचार हैं, उससे जनता जरूर सुनेगी और इस बार के चुनाव में निश्चित रूप से परसेप्शन कुछ ना कुछ बदलेगा और कुछ ना कुछ इस बार नया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। देखिए, पूरे देश का भौगोलिक स्थिति देखेंगे आप तो आपको दक्षिण भारत चाहे देख लीजिए, चाहे उत्तर भारत में देख लीजिए, जहां ये लोग जाति करेंगे। अभी आपको सीधा सीधा एक उदाहरण जो अभी यहाँ पे हुआ है चंडीगढ़ में जी, क्या बोलता है। अब उसके बाद में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है कि किस तरीके से शासन सत्ता का दुरुपयोग चुनाव में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार गिनती हो रही है जी। ये देश का सौभाग्य कहें, दुर्भाग्य कहें कि ये मशीनरी का इससे गिरता हुआ उदाहरण क्या कहें कि आज एक मेयर के चुनाव की गिनती सुप्रीम कोर्ट के वहां हो रहा है और सारा पर्दाफाश हो जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि वो गिल्टी माइंडेड आदमी जिसने गलत किया है, उसके लिए जो पार्टी है, जो वादी था, जो मुकदमा चला है, वो तो ठीक था, अपने वकील खड़ा किया। जिसके खिलाफ हुआ वो तो अपना वकील खड़ा किया। लेकिन शर्म की बात यह है कि सरकार ने अपने वरिष्ठतम वकील को उस अपराधी के पक्ष में खड़ा करके ये देश के न्यायपालिका का अपमान किया है। चलिए ठीक है, आज के लिए जो भी वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भगवती प्रसाद चौधरी जी की तमाम सवालों के बारे में हम लोगों ने इनके विचार को सुना, जाना। और संगठन में रहते हुए कई पदों को इन्होंने सुशोभित किया है और आज भी संगठन के लिए सुबह से लेकर के देर रात तक ये संघर्ष करते रहते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के भी संगठन और साथ ही साथ जनता को जागरूक करने की दिशा में ये रोजाना कदम बढ़ा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी उम्मीद कर रही है कि इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ ना कुछ परसेप्शन बदलेगा, लोगों के मन में जो है वो सामने आएगा, वो वोट के रूप में तब्दील होगा और आने वाले चुनावी परिणाम में वो वोट जो है गिनती जब होगी तो उसका परिणाम वो सब कुछ बताएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, शुक्रिया, नमस्कार। मिर्जापुर शहर के सबरी इलाके में मौजूद श्री भगवती प्रसाद चौधरी जी के आवाज से चलते हुए कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ मैं मंगलापति द्विवेदी, जयप्रकाश न्यूज, मिर्जापुर।